नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर मतलब लीडरशिप और समाज को बदलने के जो अलग-अलग तरीके होते हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमने 3 बहुत ही कह सकते हैं अलग तरह की शख्सियतों को चुना है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर, महात्मा गांधी और देंग शॉपिंग। इनके जरिए हम समझेंगे कि लीडरशिप के कितने कितने अलग-अलग रंग हो सकते हैं, कितने अलग रास्ते हो सकते हैं। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ विश्लेषणों पर आधारित है, जैसे बिहार में प्रशांत किशोर जो अभी कर रहे हैं उसका विश्लेषण है, हम्म। और साथ ही महात्मा गांधी और देंग शॉपिंग की जिंदगी, उनका जो दर्शन था उस पर लिखे गए कुछ लेख हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं, कुछ जीवनियां। हाँ, मतलब स्रोत विविध हैं। हाँ, तो इस पूरी बातचीत का, इस चर्चा का मकसद असल में ये देखना है कि ये जो अलग-अलग नेता हैं वो ताकत को या सुधार को या असर डालने को कैसे देखते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे। और ये तुलना दिलचस्प होगी। एक तरफ जमीन से जुड़ी नैतिकता की ताकत, जैसे किशोर या गांधी, हाँ, और दूसरी तरफ सरकार के जरिए मतलब ऊपर से नीचे की तरफ किए जाने वाले व्यवहारिक सुधार, जैसे देंग शॉपिंग। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, खोल कर देखते हैं इसे। हम्म। सबसे पहले प्रशांत किशोर, पीके। हम्म। नाम तो खैर सभी जानते हैं, जाने माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। हाँ, कई चुनावों में उनकी भूमिका रही है। बिल्कुल। लेकिन अब वो बिहार में एक अलग ही भूमिका में है। जन सुराज नाम को एक एक आंदोलन चला रहे हैं। और सबसे मतलब चौंकाने वाली बात शायद ये है कि उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। हाँ, ये आजकल की राजनीति में तो बहुत ही असामान्य बात है कि आप जमीन पर काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं खुद उम्मीदवार नहीं बनूंगा। इसी वजह से शायद उनकी तुलना गांधी से हो रही है, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है। हाँ, कहा जा रहा है कि वो भी गांधी की तरह मतलब पद से ज्यादा लोगों पर जोर दे रहे हैं, औपचारिक सत्ता के बजाय नैतिक अधिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिति पर लोगों को चुन रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई गांधीवादी रणनीति है या ये कुछ और है। हम्म। देखिए, गांधी का जो मूल विचार था वो ये था कि असली ताकत जनता से आती है। नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। सही। किशोर का ये कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे कहीं न कहीं इसी तरफ इशारा तो करता है कि नेता की असली जगह लोगों के बीच है, न कि सिर्फ कुर्सी पर। ये उस पारंपरिक राजनीति से तो बिल्कुल अलग है, जहां सब कुछ कुर्सी पाने के इर्द-गिर्द ही घूमता है। और उनकी पदयात्रा भी तो है, मतलब हजारों किलोमीटर पैदल चलना बिहार के गांव-गांव, कस्बे-नस्बे में। हाँ, वो सिर्फ एक यात्रा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे लोगों से कनेक्ट करने का, उनकी बात सुनने का एक तरीका है। किसानों से मिलना, छात्रों से, आम गृहिणियों से, छोटे दुकानदारों से, बिना मीडिया के तामझाम के सीधा संवाद। इसमें कहीं ना कहीं गांधी के अपने देश भ्रमण की झलक दिखती है, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। हाँ, और दांडी मार्च की भी। जी। उसका मकसद भी तो सिर्फ नमक कानून तोड़ना नहीं था, वो एक प्रतीक था, लोगों को जगाने का, जोड़ने का एक जरिया था। बिल्कुल। ये जो सीधा संवाद है, ये आजकल की इवेंट बेस्ड, मीडिया सेंट्रिक राजनीति से बहुत अलग है। स्रोत इसे एक नाम देते हैं, सामाजिक राजनीतिक पुनर्इंजीनियरिंग। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, है तो भारी भरकम, लेकिन अगर इसे आसान शब्दों में समझें, तो इसका मतलब है आज के जमाने के जो टूल्स हैं, जो तकनीक है, जैसे डेटा, सोशल मीडिया, हाँ, जैसे डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सबको इस्तेमाल करना, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के साथ, मतलब तकनीक को करुणा से जोड़ना, डेटा को धर्म यानी नैतिकता से जोड़ना, और जो महत्वाकांक्षा है उसे विनम्रता के साथ साधना। तो ये सिर्फ चुनाव जीतने का गणित नहीं है। नहीं, स्रोत तो यही कहते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये समाज की सोच बदलने, उसके काम करने के तरीके को बदलने की एक कोशिश है। बिहार के लिए उनका जो विजन बताया गया है वो भी काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ, वो बिहार को सोया हुआ विराट शक्ति कहते हैं। उसके पुराने गौरव को याद दिलाते हैं, नालंदा, अशोक, चाणक्य, आर्यभट्ट, ये सब बातें। और फिर भविष्य की बात करते हैं, 5G AI बिहार का सपना। इसका मतलब क्या है जमीन पे? ये सुनने में बहुत हाईटेक लगता है। हाँ, हाईटेक तो है। मतलब ये है कि जो आज की सबसे एडवांस तकनीक है, उसका इस्तेमाल बिहार की पुरानी जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाए। जैसे स्रोत बताते हैं, हर खेत की, हर जमीन के टुकड़े की सैटेलाइट मैपिंग। सोचिए, इससे जमीनी विवाद कितने कम हो सकते हैं, किसानों को लोन मिलना कितना आसान हो सकता है। अच्छा। या फिर गांव-गांव तक तेज 5G इंटरनेट पहुंचाना।
डिजिटल कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है प्रशासन को बेहतर बनाने में या शायद खेती की पैदावार बढ़ाने में। और बिहार में जो कुछ भी बने, जो भी उत्पादन हो, उसे सीधे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के रास्ते बनाना, ये एक पूरी तरह से बदले हुए आधुनिक बिहार का खाका है। तो ये सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक बदलाव तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहते हैं कि किशोर का जो मिशन है उसका लक्ष्य सभ्यतागत है। सभ्यतागत, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये सिर्फ सरकार बदलने या नीतियां बदलने की बात नहीं है। ये बिहार के लोगों का जो खोया हुआ आत्मसम्मान है उसे वापस जगाने की कोशिश है। ये ताकत को कुछ गिने चुने नेताओं या परिवारों के हाथ से निकालकर आम लोगों तक, पंचायतों तक, वार्ड स्तर तक पहुंचाने की बात है। विकेंद्रीकरण और राजनीति में जो नैतिकता का पतन हुआ है उसे फिर से स्थापित करने का प्रयास है। और इसीलिए स्रोत उन्हें गांधी और जयप्रकाश नारायण की परंपरा में रखते हैं। हाँ, क्योंकि ये वो नेता थे जिन्होंने खुद कोई पद नहीं लिया, सत्ता से बाहर रहकर काम किया, लेकिन समाज पर, राजनीति पर गहरा असर डाला। जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा याद है ना? हाँ बिल्कुल। तो किशोर का भी यही संदेश लगता है कि नेताओं पर निर्भर मत रहो, पार्टियों के भरोसे मत बैठो। लोग खुद अपनी ताकत पहचाने, सही लोगों को चुने और उनसे काम करवाएं। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये उनके नारे हैं। ये वाकई एक अलग तरह का दृष्टिकोण है आज की राजनीति में। प्रशांत किशोर की इस रणनीति में गांधी की जो झलक बताई जा रही है, उससे गांधी को समझना और जरूरी हो जाता है। उनका असल तरीका क्या था? हाँ बिल्कुल। महात्मा गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। हम सब उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। उनकी सोच के केंद्र में 2 चीजें थी, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह, इसका मतलब अक्सर लोग सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या सत्य की शक्ति। इसमें आत्मबल या सोल फोर्स का विचार छिपा है। ये मानना कि अगर आप सच और न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो आपको शारीरिक बल या हिंसा की जरूरत नहीं है। आपकी नैतिक ताकत, आपकी सच्चाई पर टिके रहने की दृढ़ता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और ये विचार, ये हथियार उन्हें मिला कहाँ से? कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने उन्हें बहुत बदला। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका उनके लिए एक तरह की एक प्रयोगशाला साबित हुआ। वो वहां एक वकील के तौर पे गए थे, लेकिन वहां उन्होंने जो रंग भेद का क्रूर चेहरा देखा, वो ट्रेन वाली घटना। हाँ, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जब उन्हें गोरा न होने की वजह से फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया, वो घटना उनके लिए एक निर्णायक मोड़ थी। उन्होंने पहली बार इतने सीधे तौर पर नस्ली भेदभाव और अन्याय का सामना किया, और वहीं उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने के लिए सत्याग्रह का तरीका विकसित किया। उन्होंने देखा कि बिना हिंसा के भी, अपनी बात पर दृढ़ रहकर, कष्ट सहकर भी जालिम हुकूमत को झुकाया जा सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो सीखा उसे फिर भारत में आजमाया। हाँ, जब वो 1915 में भारत लौटे तो उन्होंने फौरन कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं कर दिया। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो, लोगों को जानो, जैसे प्रशांत किशोर आज पदयात्रा कर रहे हैं। कुछ वैसा ही। हाँ, गांधी ने पूरे देश का दौरा किया, रेल के 3रे दर्जे में सफर किया, किसानों, मजदूरों, गरीबों की हालत अपनी आंखों से देखी, और फिर उन्होंने तय किया कि वो भी उन्हीं की तरह सादा जीवन जिएंगे। उनके शुरुआती आंदोलन जो थे 1917 में चंपारण में नील किसानों के लिए, 1918 में खेड़ा के किसानों के लिए लगान माफी का संघर्ष और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, ये सब जमीनी हकीकत को गहराई से समझने के बाद ही शुरू हुए थे। वो हवा में नीतियां नहीं बना रहे थे। और इन सब में उनका तरीका वही रहा, सत्याग्रह और अहिंसा। बिल्कुल, यही तो गांधी के दर्शन का मूल था। उनके लिए साधन उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने साध्य है। मतलब आज़ादी पाना जरूरी था, लेकिन किस कीमत पर? उनका मानना था कि अगर हम आज़ादी पाने के लिए हिंसा या झूठ का सहारा लेंगे तो वो आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं होगी, वो आज़ादी भी विकृत होगी। ये बात आज समझना शायद और भी मुश्किल है। शायद, हाँ। गांधी का मकसद सिर्फ अंग्रेजों को हटाकर उनकी जगह सत्ता पर बैठना नहीं था। वो एक नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति चाहते थे। वो मानते थे कि हिंसा से मिली जीत असल में हार होती है, क्योंकि वो नफरत और बदले की भावना को जन्म देती है। 1930 की दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शायद। बिल्कुल, वो सिर्फ नमक कानून तोड़ने का एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं था,
वो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नैतिक वैधता थी उस पर सीधी चोट थी। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ अपने कुछ साथियों के साथ पैदल चलता है समुद्र तट तक और मुट्ठी भर नमक बनाकर एक साम्राज्य को चुनौती देता है। इसकी जो प्रतीकात्मक शक्ति थी, जो नैतिक बल था, वो जबरदस्त था। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और गांधी का जो स्वराज का विचार था वो भी सिर्फ राजनीतिक आजादी यानी अंग्रेजों के जाने तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका स्वराज का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत व्यापक था, होलिस्टिक था। उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो एक हिस्सा थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी था हर व्यक्ति का आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण। अच्छा। हाँ, और साथ में गांव की आत्मनिर्भरता, जिसे वो ग्राम स्वराज कहते थे। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक सच्चा स्वराज नहीं आएगा। और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए उसके लिए उन्होंने चरखे और खादी पर जोर दिया। चरखा सिर्फ एक औजार नहीं था, वो मेहनत के सम्मान का, सादगी का और अंग्रेजी मिलों के बने कपड़ों पर निर्भरता खत्म करने का प्रतीक था। आर्थिक गुलामी से मुक्ति का जरिया था। और समाज सुधार पर भी उनका बहुत जोर था। बहुत ज्यादा। उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक माना और उसके खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। दलितों को उन्होंने हरिजन यानी ईश्वर के लोग कहा। उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। मंदिरों में उनके प्रवेश के लिए सत्याग्रह किए। महिलाओं की स्थिति पर भी इन्होंने काफी काम किया। हाँ, वो महिलाओं को पर्दे से बाहर निकालकर आज़ादी की लड़ाई में बराबर का भागीदार बनाना चाहते थे। वो बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के भी सख्त खिलाफ थे। उनका स्वराज एक ऐसे समाज का सपना था जहाँ कोई ऊंच नीच न हो, कोई शोषण न हो, सब बराबर हो। तो अगर हम उनकी लीडरशिप स्टाइल को देखें तो वो आज के नेताओं से कितनी अलग थी। आज तो सब इमेज मैनेजमेंट और पावर पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। बहुत अलग। उनकी शैली को हम कई शब्दों में बयां कर सकते हैं। नैतिक, सेवक नेता, पार्टिसिपेटरी। वो खुद को शासक या नेता से ज्यादा जनता का सेवक और मार्गदर्शक मानते थे। सेवक नेता। हाँ, मतलब ऐसा नेता जो दूसरों की सेवा करने के लिए नेतृत्व करता है, न कि सत्ता या शोहरत के लिए। गांधी का जीवन ही उनका संदेश था। वो जो कहते थे पहले खुद उस पर अमल करते थे। सादगी, सत्य, अहिंसा, ये सिर्फ उनके भाषणों में नहीं, उनके जीवन में दिखते थे। और वो लोगों को साथ लेकर चलते थे। बिल्कुल। उनका तरीका हमेशा भागीदारी पूर्ण रहा। वो फैसले खुद नहीं थोपते थे, बल्कि कांग्रेस कार्यकारिणी में या अपने साथियों के साथ लंबी बहसें करते थे। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। और हाँ, उपवास। उपवास उनका एक बहुत शक्तिशाली हथियार था। हाँ, वो उसे आत्मशुद्धि के लिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए और दूसरों की अंतरात्मा को जगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें लगता था कि आंदोलन हिंसक हो रहा है या समाज में कोई बड़ी नैतिक बुराई है, तो वो उपवास पर बैठ जाते थे। ये एक तरह का नैतिक दबाव बनाने का तरीका था। और उनका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका असर तो वैश्विक था। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने खुले तौर पर कहा कि उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का तरीका गांधी से सीखा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला भी गांधी से बहुत प्रेरित थे। आज भी दुनिया भर में शांति और न्याय के लिए काम करने वाले लोग गांधी से प्रेरणा लेते हैं। तो ये थे गांधी, नैतिक बल, सत्याग्रह, जन भागीदारी और एक समग्र स्वराज का सपना। अब इस तस्वीर के तीसरे कोने पर चलते हैं। देंग शाओपिंग, चीन। एक बिल्कुल अलग दुनिया, एक बिल्कुल अलग नजरिया। हाँ, देंग शाओपिंग, जन्म 1904, मृत्यु 1997, जिन्हें आज के आधुनिक चीन का आप कह सकते हैं वास्तुकार या निर्माता माना जाता है। गांधी और किशोर से उनका फर्क तो पहली नजर में ही साफ है। बिल्कुल साफ। गांधी और किशोर जहां व्यवस्था के बाहर रहकर या जमीनी स्तर पर काम करके बदलाव लाने की बात करते हैं, वहीं देंग ने मौजूदा राज्य और सबसे बढ़कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP के ढांचे के भीतर रहकर काम किया। और एक और दिलचस्प बात है उनके बारे में, क्या? कि वो कभी चीन के सर्वोच्च औपचारिक पद पर नहीं रहे। मतलब ना तो पार्टी के चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी बने माओ और बाद की नेताओं की तरह, और ना ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी करीब 1978 से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक वही चीन के सबसे ताकतवर नेता थे। उन्हें पैरामाउंट लीडर कहा जाता था। हाँ, ये उनकी राजनीतिक कुशलता दिखाता है कि कैसे उन्होंने बिना शीर्ष पद पर रहे भी
सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखी। उनकी कहानी भी कम उतार चढ़ाव वाली नहीं है। वो पुरानी पीढ़ी के क्रांतिकारी थे, माओ के साथ लॉन्ग मार्च में भी शामिल थे, पार्टी में धीरे धीरे ऊपर भी चढ़े। लेकिन फिर माओ की सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रेवोल्यूशन 1966-1976 के दौरान उन पर गाज गिरी। हाँ, उन्हें पूंजीवादी रास्ते पर चलने वाला कैपिटलिस्ट रूलर करार दिया गया, क्योंकि वो शायद आर्थिक मामलों में थोड़े व्यावहारिक थे, जो माओ की कट्टर विचारधारा से मेल नहीं खाता था। उन्हें 2 बार सत्ता से बेदखल किया गया, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, नजरबंद रखा गया, उनके बेटे को टॉर्चर किया गया जिससे वो अपाहिज हो गए। बहुत मुश्किल दौर था उनके लिए। लेकिन माओ की मौत 1976 के बाद हवा बदली, और 1978 आते आते देंग ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि चीन की सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली और देश की दिशा ही बदल दी। यहीं से देंग का असली युग शुरू होता है, और उनकी सोच का जो निचोड़ है वो एक शब्द में कहा जा सकता है, व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिज्म। वो बिल्ली वाली कहावत। हाँ, उनकी सबसे मशहूर कहावत जो उनकी पूरी फिलॉसफी को बयान करती है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बिल्ली काली है या सफेद, जब तक वो चूहे पकड़ती है वो एक अच्छी बिल्ली है। इसका मतलब था कि विचारधारा, चाहे वो साम्यवाद हो या कुछ और, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नतीजा। क्या आपकी नीतियां काम कर रही हैं? क्या देश तरक्की कर रहा है? क्या लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है? अगर हाँ, तो वो नीति अच्छी है, भले ही वो पारंपरिक साम्यवादी सिद्धांतों से मेल ना खाती हो। तो उन्होंने मार्क्सवाद को छोड़ दिया? पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन उसे किनारे रख दिया। उन्होंने जोर दिया तथ्यों से सत्य की खोज, सीकिंग ट्रूथ फ्रॉम फैक्ट्स पर। मतलब सिद्धांतों को जमीन पर परखो, देखो कि क्या काम करता है और क्या नहीं। उन्होंने एक नया नारा दिया, चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद, सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक तरह से मार्क्सवाद को चीन की परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से ढालने का तरीका था। तो माओ के दौर से क्या अलग था इसमें? माओ के दौर में वर्ग संघर्ष, राजनीतिक उथल-पुथल और विचारधारा पर बहुत जोर था। देंग ने इन सबको पीछे छोड़ा। उन्होंने कहा कि अब हमारा मुख्य काम है आधुनिकीकरण, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, स्थिरता कायम करना और विकास करना। यही उनकी पहली प्राथमिकताएं बन गई। और इसके लिए इन्होंने क्या बड़े कदम उठाए? कैसे बदला चीन को? 1978 में सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने 4 आधुनिकीकरण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लॉन्च किया। 4 आधुनिकीकरण कौन कौन से? कृषि, उद्योग, रक्षा और विज्ञान व तकनीक। इन चारों क्षेत्रों में चीन को आधुनिक बनाना उनका लक्ष्य था। और इसमें सबसे बड़े सुधार क्या थे? कृषि में सबसे बड़ा बदलाव था माओ के समय के कम्यून सिस्टम को खत्म करना। उसकी जगह वो लाए परिवार आधारित जिम्मेदारी प्रणाली, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। ये क्या थी? इसमें जमीन तो सरकार की ही रही, लेकिन किसानों को जमीन के टुकड़े लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने को दिए गए। उन्हें कहा गया कि सरकार का एक तय हिस्सा चुकाने के बाद बाकी की उपज वो खुद रख सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं। अच्छा, इससे तो किसानों को प्रोत्साहन मिला होगा? जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। किसानों ने जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब उनकी मेहनत का सीधा फल उन्हें मिल रहा था। नतीजा ये हुआ कि चीन में खेती का उत्पादन तेजी से बढ़ा और गांवों में गरीबी कम होने लगी। और उद्योगों में भी सरकारी नियंत्रण कुछ हद तक कम किया गया। फैक्ट्रियों को थोड़ी ज्यादा स्वायत्तता दी गई। निजी उद्यमों को भी धीरे धीरे पनपने का मौका मिला। लेकिन शायद सबसे क्रांतिकारी कदम था चीन के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए, खासकर विदेशी निवेश और तकनीक के लिए खोल देना। ये तो माओ की नीति से बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल उल्टा। माओ के समय में चीन लगभग बंद अर्थव्यवस्था था। बिल्कुल। डेंग ने इसे बदला। उन्होंने दुनिया से जुड़ने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने बनाए विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs। ये इनके बारे में थोड़ा और बताइए, ये क्या थे और कैसे काम करते थे? आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये चीन के तटवर्ती इलाकों में कुछ खास जोन्स बनाए गए, जैसे शेंजन, जुहाई, ज़ियामिन। इन इलाकों में चीन ने अपने बाकी देश के समाजवादी कानूनों से हटकर ज्यादा लचीले आर्थिक नियम लागू किए। मतलब यहाँ विदेशी कंपनियों को आने, अपनी फैक्ट्री लगाने, व्यापार करने के लिए बहुत सारी छूटें दी गईं, टैक्स कम रखे गए, नियम आसान बनाए गए। मकसद था विदेशी पूंजी और एडवांस टेक्नोलॉजी को चीन में लाना, निर्यात को बढ़ावा देना और दुनिया से सीखना कि आधुनिक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है।
तो ये एक तरह के प्रयोग थे। हाँ, ये नियंत्रित प्रयोग थे। देंग एकदम से पूरे चीन को नहीं खोलना चाहते थे। उन्होंने पहले इन छोटे इलाकों में प्रयोग किया। जब ये सफल रहे तो धीरे धीरे इन सुधारों को बाकी चीन में भी लागू किया गया। शेंजन का उदाहरण तो कमाल का है। 1980 में जब उसे SEZ बनाया गया, वो मछुआरों का एक छोटा सा कस्बा था। आज वो दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक शहरों में से एक है, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब है। ये देंग के विजन और SEZ की सफलता का प्रतीक है। तो देंग का जो पूरा मॉडल था वो ऊपर से नीचे की ओर था। हाँ। सरकार और पार्टी तय कर रही थी कि क्या करना है। हाँ, बिल्कुल। उनकी राजनीतिक शैली को अक्सर सत्तावादी सुधारवाद कहा जाता है। सत्तावादी सुधारवाद, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक तरफ तो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत खुलापन दिखाया, सुधार किए, बाजार की ताकतों को काम करने दिया, प्रयोगों को बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार और नियंत्रण मजबूती से बनाए रखा। कोई राजनीतिक ढील नहीं दी गई। उनका मानना था कि आर्थिक तरक्की के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। हाँ, ये उनके लिए सबसे अहम था। उनका नारा ही था, सबसे ऊपर स्थिरता। उनका मानना था कि चीन ने माओ के दौर में बहुत उथल-पुथल देख ली है। अब देश को स्थिरता चाहिए ताकि वो विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसीलिए उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक विरोध या असंतोष को बर्दाश्त नहीं किया। ये गांधी के तरीके से तो बिल्कुल ही अलग है। गांधी तो लोगों को साथ लेकर उनकी सहमति से नैतिक अपील से बदलाव लाना चाहते थे। बिल्कुल उल्टा रास्ता। गांधी नीचे से ऊपर जा रहे थे, जनता को जगाकर उन्हें लामबंद करके। देंग ऊपर से नीचे आ रहे थे, पार्टी और सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करके। देंग ने कभी जनता को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उन्हें आर्थिक तरक्की का सपना दिखाया और कहा कि पार्टी पे भरोसा रखो। और जब लोगों ने राजनीतिक बदलाव की मांग की, जैसा कि 1989 में थियानमेन स्क्वायर पर हुआ, तब क्या हुआ? तब देंग और पार्टी के बाकी नेताओं ने स्थिरता को चुना। थियानमेन स्क्वायर पर जो लोकतंत्र समर्थक छात्रों और नागरिकों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसे सेना भेजकर कुचल दिया गया। सैकड़ों, शायद हजारों लोग मारे गए। ये घटना तो उनके मॉडल पर एक काला धब्बा है। हाँ, ये उनके सत्तावादी सुधारवाद का एक बहुत ही क्रूर और दुखद पहलू सामने लाती है। ये दिखाती है कि देंग के लिए पार्टी का शासन और देश की स्थिरता लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांगों से कहीं ज्यादा ऊपर थी। वो आर्थिक आजादी देने को तैयार थे, लेकिन राजनीतिक आजादी नहीं। लेकिन इस सबके बावजूद उनके सुधारों का नतीजा क्या निकला? चीन पर उनका असर क्या रहा? उनकी विरासत क्या मानी जाती है? नतीजे तो आर्थिक दृष्टि से देखें तो चमत्कारी थे। देंग के सुधारों ने चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 30 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी। करोड़ों, सचमुच करोड़ों लोग भयानक गरीबी से बाहर निकले। इतिहास में इतनी तेजी से इतने बड़े पैमाने पर गरीबी उन्मूलन शायद ही कहीं हुआ हो। चीन दुनिया का कारखाना बन गया। उसका विदेशी व्यापार कई गुना बढ़ गया। वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गया। और दुनिया में चीन का रुतबा भी बढ़ा। बिल्कुल। देंग ने 1979 में अमेरिका के साथ पूरे राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए, जो एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने चीन को दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। उनका एक और नारा था, अमीर बनना गौरव की बात है, टू गेट रिच इज ग्लोरियस। ये माओ के बराबरी और त्याग की विचारधारा से कितना अलग था। हाँ, बिल्कुल। तो देंग की विरासत यही है। उन्होंने चीन को आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते पर डाल दिया, लेकिन इसकी कीमत राजनीतिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के दमन के रूप में भी चुकानी पड़ी। उनका मॉडल व्यावहारिक समाजवाद का था, जहां नतीजे विचारधारा पर भारी पड़ते हैं। तो ये 3 अलग-अलग शख्सियतें और उनके एकदम अलग रास्ते, अलग दर्शन। प्रशांत किशोर, जो गांधी की शैली में जमीन पर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना पद के नैतिक अधिकार बनाने पर जोर दे रहे हैं। फिर महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मबल और जनभागीदारी के जरिए सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि एक नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वराज का एक समग्र बदलाव का सपना देखा। सही। और फिर डेंग शियाओपिंग, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य की ताकत का इस्तेमाल करते हुए व्यावहारिकता, स्थिरता और आर्थिक विकास को सबसे आगे रखकर चीन का कायाकल्प कर दिया, पर सत्तावादी तरीके से। हाँ, तीनों का लक्ष्य अगर देखें तो एक तरह से समान था, अपने देश को, अपने समाज को बेहतर बनाना, उसका कायाकल्प करना। बिल्कुल। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के उनकी साधन,
उनका दर्शन, उनकी प्राथमिकताएं, उनका नजरिया वो बहुत बहुत अलग थे। गांधी और किशोर में हमें एक समानता दिखती है। वो लोगों की सोच बदलने, उनकी चेतना जगाने, नीचे से ताकत खड़ी करने पर जोर देते हैं। बिल्कुल। उनका फोकस व्यक्ति और समाज के नैतिक आधार पर ज्यादा है। जबकि देंग का फोकस पूरी तरह से अलग था। उन्होंने ऊपर से राज्य की ताकत का इस्तेमाल करके आर्थिक बदलाव लाने पर, नतीजे हासिल करने पर जोर दिया। हाँ, उनके लिए सिस्टम, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि ज्यादा मायने रखती थी। यहीं पर आकर मुझे लगता है बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो तनाव है, एक तरफ नैतिक नेतृत्व, जमीनी आंदोलन, जन भागीदारी, और दूसरी तरफ व्यवहारिक सत्ता संचालन, ऊपर से लागू किए गए सुधार, स्थिरता और आर्थिक नतीजों पर जोर। हाँ, ये एक बुनियादी द्वंद्व है। क्या बड़े पैमाने पर सामाजिक या राष्ट्रीय बदलाव लाने के लिए एक रास्ता दूसरे के बिना कामयाब हो सकता है? क्या गांधी के रास्ते पर चलकर देंग जैसी तेज आर्थिक तरक्की हासिल की जा सकती थी? या फिर देंग के रास्ते पर चल के जो आर्थिक तरक्की मिली, क्या उसने समाज के नैतिक ताने बाने को कमजोर कर दिया? क्या वो कीमत चुकाने लायक थी? ये वो सवाल हैं जो इन तीनों की कहानियां हमारे सामने रखती हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि लंबे समय में आखिर सफल नेतृत्व को हम परिभाषित कैसे करते हैं। क्या सफलता का पैमाना सिर्फ आर्थिक समृद्धि है, जैसा देंग के चीन में हासिल हुआ, या फिर समाज में नैतिक और मानवीय मूल्यों का बदलना, जैसा गांधी चाहते थे, वो ज्यादा बड़ी सफलता है? या फिर आज की जो जटिल दुनिया है उसमें शायद किसी नए तरह के तालमेल की, एक नए संश्लेषण की जरूरत है। शायद जैसा प्रशांत किशोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक और प्रबंधन को नैतिकता और जमीनी जुड़ाव से जोड़कर। क्या ये मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या तकनीक और करुणा, डेटा और धर्म, महत्वाकांक्षा और विनम्रता, क्या ये सब एक साथ चल सकते हैं? क्या ये एक टिकाऊ और मानवीय निकास का मॉडल बन सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि नेतृत्व और समाज को बदलने का कोई एक बना बनाया फॉर्मूला, कोई एक नुस्खा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। हर नेता, हर आंदोलन अपनी खास परिस्थितियों, अपनी समझ, अपनी ताकतों और कमजोरियों और अपने लक्ष्यों के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। कोई जमीन से जुड़कर धीरे धीरे लोगों की सोच और आदतें बदलने पर जोर देता है, तो कोई सत्ता का ढांचे का इस्तेमाल करके तेजी से व्यवहारिक नतीजे लाने की कोशिश करता है। दोनों के अपने फायदे हैं, अपने खतरे हैं, अपनी सीमाएं हैं। और जाते जाते शायद एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। हमने देखा कि स्रोत बताते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं गांधी से प्रेरणा ले रहे हैं। नैतिक अधिकार, जनसुराज, पद से दूरी। वहीं देंग शाओपिंग का मॉडल बिल्कुल अलग ध्रुव पर है। राज्य नियंत्रित विकास, व्यावहारिकता, स्थिरता पर जोर। आज जब हमारे अपने समाज, चाहे वो भारत हो या दुनिया का कोई और देश, इतनी सारी उलझी हुई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, गरीबी है, असमानता है, पर्यावरण का संकट है, तकनीक का दोधारी असर है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है। हाँ, चुनौतियां तो बहुत हैं। तो ऐसे में नेतृत्व के इन अलग अलग दर्शनों से हम क्या सीख सकते हैं? भविष्य के लिए कौन से तत्व ज्यादा प्रासंगिक या ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं? क्या हमें गांधी के नैतिक बल और जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने की ज्यादा जरूरत है, या फिर देंग की तरह व्यावहारिक, नतीजा उन्मुख सुधारों और स्थिरता बनाए रखने की, या शायद पार्टी या राज्य के मजबूत नियंत्रण की? या फिर इन सब का कोई नया मिश्रण, कोई ऐसा रास्ता जो नैतिकता और व्यावहारिकता, जन भागीदारी और प्रभावी शासन दोनों को साथ लेके चल सके? किस तरह के नेतृत्व की हमें आज तलाश है? ये सवाल शायद हम सबको अपने अपने स्तर पर सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।